अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेफ मदरहुड, जो कि डाउ की पीपीडी है, थर्ड ईयर की सेमेस्टर 5 की। सेफ मदरहुड CHN2 की पीपीडी है। तो शुरू करते हैं। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये डाउ की पीपीडी है। तो MCH मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, इनका एम क्या था, इनका मकसद क्या था? टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ये जो नीचे उसके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इनको अचीव करना था। इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लानिंग, मतलब कि जो फैमिली प्लानिंग की क्वालिटी है उसको बढ़ाना, मैटरनल हेल्थ को बढ़ाना, नियोनेटल की हेल्थ को बढ़ाना, एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है उसको बढ़ाना। इम्प्रूव न्यूट्रिशन, उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? न्यूट्रिशन अच्छी देंगे, वाटर सैनिटेशन, अच्छा पानी हो, हाइजीन हो, हाइजीन मतलब सफाई, हाइजीन प्रैक्टिस हो, प्रोमोट हेल्दी ग्रोथ, ताकि उनकी जो हेल्दी ग्रोथ है वो भी प्रोमोट हो सके, एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चे की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। और इनका तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था, टू रिड्यूस मैटरनल चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, एंड मॉर्बिडिटी मतलब इलनेस रेट। मॉर्बिडिटी डिजीज मतलब इलनेस रेट। एंड आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, और इसका ये भी मकसद था कि हम बच्चे और माँ दोनों की हेल्थ के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या आता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड, उसमें फैमिली प्लानिंग आ जाती है, हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं, हेल्थ पे एजुकेशन आ जाती है, उसके बाद जो डिजीजेस हैं उससे प्रिवेंशन आ जाती है, और फिर जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STI जो है उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ये भी आ जाती हैं। टू फ्रीडम फ्रीडम टू मेक फ्रीडम टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग अ हेल्थी सेक्स लाइफ, जो एक कपल है उनको हमें फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अपनी हेल्थी सेक्स लाइफ के मुतल्लिक डिसीजन कर सकें। असेस टू अप्रोप्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ताकि जो मैन है और वुमेन है दोनों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। और ये सेफ, अफेक्टिव, अफोर्डेबल असेस टू फैमिली प्लानिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि एक औरत है, उसको फैमिली प्लानिंग अगर अप्लाई करवा रहे हैं उसको, तो उसको एक तो उसका जो प्रोसीजर है वो सेफ होना चाहिए, जो फैमिली प्लानिंग वो पैटर्न यूज़ कर रही है। उसके बाद इफेक्टिव होना चाहिए, फ़ायदेमंद होना चाहिए, अफोर्डेबल मतलब कि वो अफोर्ड कर सके। असेस टू अप्रोप्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, और उसको हेल्थ सर्विसेज जो है रिप्रोडक्टिव वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट हो रही है तो उसकी फिजिकली चेंजेस के क्या क्या आ जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो गई है तो वुमेन बॉडी चेंजेस इन मेनी वेज ड्यू टू अफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, जैसे कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर बहुत सी बॉडी में चेंजेस आ जाती है। दीज चेंजेस कैन समटाइम्स बी अनकंफर्टेबल, मतलब कि ये जो चेंजेस होती हैं वो वुमेन को अनकंफर्टेबल फील करवाती हैं, अच्छा महसूस नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉर्मल, लेकिन ये जो है होती नॉर्मल है, एब नॉर्मल नहीं होती। एंड एनेबल हर टू नरिश एंड प्रोटेक्ट द फीटस, और ये जो है उसकी नरिशमेंट करती हैं बच्चे की, और बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जैसे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे आती हैं? चेंजेस इन ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है और प्रोजेस्टेरोन के। वुमन विल प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक औरत जो है जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके एक तो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और एक प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन हेल्प्स यूट्रस ग्रो एंड प्रोमोट ब्लड फ्लो विद इन द यूट्रस एंड द प्लासेंटा। फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है? प्लासेंटा होता है यूट्रस में, तो ये ईस्ट्रोजन क्या करवाता है? यूट्रस की ग्रोथ करवाता है, उसमें ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ाता है, प्रोमोट जब होती है ताकि वो, और प्लासेंटा को भी ब्लड पहुंचाता है। प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स मेंटेन यूट्राइन लाइनिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? जो प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस होती है उसकी लाइनिंग जो होती है उसको नरिशमेंट करता है, उसकी रिपेयरिंग करता है, मेंटेन करता है। तो एक तो हार्मोन्स की चेंजेस आ गई, दूसरा हो गया चेंजेस इन बॉडी वेट। फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। सम डिग्री ऑफ वेट गेन इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द enlargement uterus, growing fetus, placenta, amniotic fluid, normal increase in body fat and increase in water retention all contribute weight gain during pregnancy। अब इसमें क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसमें प्रेग्नेंट होगी तो फिर उसमें एक बच्चा आ जाएगा, तो बच्चा जब ग्रोथ करेगा तो उसका भी वेट होगा,
यूट्रस जब बढ़ रहा है, बच्चा जब यूट्रस में आ जाएगा तो उसकी भी ग्रोथ होगी, तो उसका भी वेट बढ़ेगा। प्लासेंटा होती है, एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के अराउंड में होता है, तो वो भी बढ़ता है, उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। और नॉर्मल बॉडी में फैट भी बढ़ता है। उसके बाद जो है वाटर की रिटेंशन होती है, वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, तो उसकी वजह से भी फीमेल की बॉडी वेट बढ़ता है। देयर कैन बी a slight loss of weight during early pregnancy if the woman experiences much nausea and vomiting। इसमें क्या होता है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, प्रेगनेंसी जब होती है अर्ली प्रेगनेंसी, तो उनका जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा कम होता है। तो थोड़ा इसलिए कम होता है कि उसको शुरू शुरू में क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। अब आगे चलते हैं। द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन वेट ऑफ हेल्दी वुमेन इन एन एवरेज प्रेगनेंसी। जो हेल्दी वुमेन होती है उसमें जो वेट है वो कैसे बढ़ता है, तो उसको एक्सपेक्ट ऐसे किया गया है, वेयर देयर इज अ सिंगल बेबी, अगर उसको एक बच्चा है, माँ को एक बच्चा है पेट में, तो उसको इस हिसाब से वेट बढ़ेगा। अबाउट 2.0 kg इन टोटल इन द फर्स्ट 20 वीक्स। जो पहले के 20 हफ्ते होते हैं, वीक्स होते हैं, उसमें 2 kg बढ़ता है। और देन अप्रोक्सीमेटली 0.5 kg पर वीक, फिर हर हफ्ते के हिसाब से 0.5 kg बढ़ता है अनटिल फुल टर्म एट 40 वीक्स। पहले 20 हफ्ते कितना बढ़ रहा था, 2 kg बढ़ रहा था। उसके बाद 20 हफ्तों के बाद फिर जब हर वीक के बाद 0.5 kg बढ़ेगा, और ये टिल मतलब कि 40 हफ्तों तक बढ़ेगा। टोटल ऑफ 9 to 12 kg ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान टोटल जो वेट बढ़ता है बॉडी का 9 से 12 kg बढ़ता है। अब आ जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, यानी हार्ट में क्या क्या चेंजेस आ जाती है। द हार्ट एडाप्ट टू द इंक्रीज कार्डिक डिमांड। हार्ट जो है कार्डिक डिमांड बढ़ा देती है। अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन मेनी वेज, कितने ही तरीकों से जब प्रेगनेंसी होती है। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज थ्रू आउट अर्ली प्रेगनेंसी। जो कार्डिक आउटपुट है वो शुरुआती जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है कि कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको नोट करना है कार्डिक प्रेशर नहीं, कार्डिक आउटपुट। एंड पीक्स इन थर्ड ट्राइमेस्टर। जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो वहाँ पे पीक पे पहुँच जाती है, मतलब कि बच्चे की वहाँ पे बच्चे की साइज बढ़ जाती है, तो इसके लिए माँ को भी ब्लड की ज़रूरत है, बच्चे को भी ज़रूरत है, तो इसी वजह से वो पीक पे पहुँच जाती है। यूजुअली 30 to 50% अबव बेसलाइन। बेसलाइन हमारे क्या है, नॉर्मल जो कार्डिक आउटपुट होता है उससे 30 to 50% बेसलाइन से अबव बढ़ जाता है। यूट्राइन एनलार्जमेंट बियॉन्ड 20 वीक्स साइज कैन कंप्रेस द इंफीरियर वेना केवा which can markedly decrease the return of blood into heart. As a result, the healthy pregnancy patient is in a supine position और prolonged standing can experience symptoms of hypotension। इसमें हमें यही बता रहा है कि जो फीमेल होती है 20 वीक्स में उसकी साइज, यूट्रस की साइज बढ़ जाती है। अब एक माँ है, उसके यूट्रस की साइज जब 20 हफ्ते गुजर जाते हैं तो उसकी यूट्रस की साइज बढ़ जाती है। तो यूट्राइन साइज बढ़ने की वजह से जो इन्फीरियर वेना केवा है, जो हमारी बॉडी के निचले हिस्से से ब्लड हार्ट में ले जा रहा है, तो वो कंप्रेस हो जाता है। अगर वो कंप्रेस हो गया तो ब्लड हार्ट तक नहीं पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से ब्लड को हार्ट को ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। एज रिजल्ट उसके नतीजे में क्या होगा, हेल्दी प्रेगनेंसी वो पेशेंट इन अ सुपाइन पोजीशन, अगर वो हेल्दी प्रेग्नेंट जो है वुमेन है वो सुपाइन पोजीशन में सोई हुई है या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, काफ़ी अरसे से खड़ी हुई है, तो उसको क्या होगा कि सिम्टम्स कैसे आएंगे, हाइपोटेंशन के सिम्टम्स आएंगे, और ये हेल्दी प्रेगनेंसी का एक हिस्सा है। उसके बाद आते हैं जीयू चेंजेस। जीयू genital urinary changes. A pregnant woman may experience an increase in size of ureter due to the increased blood volume and vasculature मतलब वेजल्स वगैरह। और इसमें क्या होता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको पेशाब ज़्यादा आता है, वो इसीलिए क्योंकि उसके जो यूरेटर्स हैं उसकी साइज़ बढ़ जाती है। और वो क्यों होती है, ताकि क्योंकि वहाँ पे ब्लड कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से यूरेटर्स की साइज़ बढ़ जाती है। अब प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन था, जैसे कि हम पीछे पढ़ाए थे। तो प्रोजेस्टेरोन काज करता है वेजो डायलेशन, वेजल्स की डायलेशन करवाता है, एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी। और जब जाहिर सी बात है वेजो डायलेशन होगी तो उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा किडनीज की तरफ। एंड एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GRF मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कॉमनली इंक्रीजेज, ये बढ़ जाएगा बाय 50% बढ़ जाएगा, रिटर्निंग टू नॉर्मल अराउंड 20 वीक्स पोस्टमार्टम। और 20 हफ्तों के बाद ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल में आ जाएगा। द इंक्रीज GRF लीड्स टू इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। क्यों, ये क्या होता है कि GRF मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी आउटपुट बढ़ जाता है। जब फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो यूरिन ज़्यादा आएगा, विच द वुमेन में एक्सपीरियंस एज इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होगा कि फिर एक माँ है जो प्रेग्नेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आएगा और बार बार आएगा। अब आ गए हैं GI चेंजेस पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस।
एनर्जी इनटेक नीड्स टू इंक्रीज बाय 1200 kg पर डे। इसमें क्या होगा कि उसको एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट हुई है उसको 1200 किलो जूल हम जो एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ा के देंगे। स्मूथ मसल टोन एंड मोटिलिटी डिक्रीज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज हो रहा था वो क्या करता है कि मसल की टोन को और मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, मसल की मूवमेंट को कम कर देता है। अगर मसल जो है स्टमक के इंटेस्टाइन है उनकी टोन कम हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी और इंक्रीज ट्रांजिट टाइम फॉर फूड, और फूड वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा। एसिड रिफ्लेक्स टू अबव एंड फाइशियल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर। एसिड जो है वो बॉडी के ऊपर आ जाएगा, मतलब इसोफेगस से अभी स्टमक से ऊपर इसोफेगस में चला जाएगा और फिजिकली प्रेशर बढ़ेगा। नोजिया वोमिटिंग होंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आर ड्यू टू राइजिंग लेवल ऑफ ओवरियन स्टीरॉयड। ओवरियन में जो स्टीरॉयड है उसकी लेवल जब बढ़ेगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उसकी वजह से क्या हो रही थी, नोजिया और वोमिटिंग हो रही थी। उसके बाद आ जाते हैं पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन में क्या होता है कि कलर वगैरह चेंज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन मेलानिन, उसकी वजह से पिगमेंटेशन में चेंजेस आ जाती है। लिनिया नाइग्रा क्या होता है कि ये जो मदर है उसके जो एब्डोमेन है उसके सेंटर में ही स्ट्रेट लाइन आ जाती है। और क्लोस्मा ग्रेविटम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि क्लोस्मा ग्रेविटम में क्या होता है कि जो हमारे फीमेल है उसकी जो कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे उसको सन अफेक्ट करता है, सूरज जहाँ पे लगता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हाइपर मेलानोसिस ये हो जाता है, मतलब मेलानिन जो हार्मोन है उसकी लेवल बढ़ जाती है और वो उस हिस्से की पिगमेंटेशन चेंज हो जाती है। स्ट्राई ग्रेविटम में क्या होता है कि स्ट्राई ग्रेविटम में ये मोस्ट कॉमन टिश्यू होते हैं जो रप्चर हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एब्डोमेन के जब यूट्रस की साइज बढ़ती है। स्ट्रेच एब्डोमिनल वाल्व, जो एब्डोमिनल वाल्व है वो स्ट्रेच हो जाती है। रप्चर ऑफ सबक्यूटेनियल इलास्टिक फाइबर, जो इलास्टिक फाइबर्स की सबक्यूटेनियल लेयर बनी होती है वो रप्चर हो जाती है। पिंक लाइंस इन द, तो बैक साइड जो होती है फीमेल की उसके मतलब के रिब्स के नीचे और हिप के ऊपर एक लाइन बन जाती है। बिकम वाइट आफ्टर लेबर, लेबर के बाद क्या हो जाए उसका कलर फिर वाइट हो जाता है। माइनर अलाइनमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर मैनेजमेंट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हार्मोन्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन राइज रैपिडली, तेजी से बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन इनकी ग्रोथ तेजी से बढ़ती है। इट टर्न्स द वॉम्ब इनटू अ सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर द बेबीज ग्रोथ। वॉम्ब हम कहते हैं जो यूट्रस है मदर का, उसको कहते हैं कि उसको एक सुइटेबल एनवायरनमेंट उसमें प्रोड्यूस करते हैं ताकि वहाँ पे बेबी की अच्छे से ग्रोथ हो। एंड एट द सेम टाइम उसी वक्त इट कुड काज डिस्कम्फर्ट टू द मदर, उस वक्त क्या होता है कि मदर को थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। मोस्ट ऑफ दिस चेंजेस आर नॉर्मल, लेकिन ये जो चेंजेस होती है नॉर्मल होती है। मोस्ट ऑफ माइनर अलाइनमेंट्स इन प्रेगनेंसी विल स्पॉन्टेनियसली सबसाइड आफ्टर डिलीवरी। जैसे ही माँ की डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो ये साइंस होती हैं या अलाइनमेंट्स होती हैं ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। देयरफॉर यू डू नॉट नीड टू वरी टू मच, इसके लिए मदर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Herbs and medicines should be avoided, especially during early pregnancy, because they can enter the fetal circulation through the placenta. हर्ब्स और जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं वो उस मदर को अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि वो प्लासेंटा के थ्रू बच्चे में जा सकती हैं और उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया इज वेरी कॉमन इन अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। नोजिया जो होती है बहुत ही कॉमन होती है, अर्ली वीक्स में हो जाती है, शुरू के हफ्तों में। एडजस्टिंग योर डाइटरी हैबिट्स में हेल्प टू एज द डिस्कम्फर्ट। इसमें क्या होता है कि आपको जो अपनी हैबिट्स है उसमें डाइटरी पैटर्न थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आपका डिस्कम्फर्ट खत्म हो सकता है। सम प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस एंड मेडिकल डिजीज लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी एंड थायरोटॉक्सिकोसिस कैन लीड टू सीवियर वोमिटिंग। इसमें क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और मेडिकल डिजीज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वोमिटिंग वगैरह करवा सकती हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक एबनॉर्मल मास बन जाता है एब्डोमेन में, उसकी वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब एक या दो या दो से ज़्यादा, मल्टीपल प्रेगनेंसी में दो या दो से ज़्यादा बच्चे हों एब्डोमेन में तो उसकी वजह से भी हो सकती है। थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 हार्मोन रिलीज़ करता है, वो अगर एक्स्ट्रा रिलीज़ करेगा तो उसकी वजह से भी सीवियर वोमिटिंग होगी। वैसे तो नॉर्मली ब्लीडिंग वोमिटिंग होती है, लेकिन ये जो 3 कंडीशंस थी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, उसके बाद थायरोटॉक्सिकोसिस, ये सीवियर वोमिटिंग करवाएंगे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इफ पॉसिबल ईट सम ड्राई फ्रूट लाइक ब्रेड, बिस्किट, लो फैट
लो फैट फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इसमें जो औरत है या मदर है उसको क्या क्या खाना पड़ेगा, उसको ड्राई फ्रूट्स हो, ब्रेड हो, बिस्किट हो, और ऐसा खाना हो जिसमें फैट वगैरह ना हो, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, राइस चावल हो गए, नूडल्स हो गए, मैश्ड पोटैटोज हो गए, एंड ट्राई सम सोर ड्रिंक, मतलब कुछ खट्टी जो मशरूबात हैं वो इस्तेमाल करें, जैसे लेमनेड, पाम जूस। अवॉइड ईटिंग डीप फ्राइड और ग्रेसी फूड, मतलब कि जो फ्राई वगैरह जो फूड किए हुए हैं उनसे अवॉइड करें, गार्लिक है एंड अदर स्पाइसेस, मतलब कि जो स्पाइसेस स्पाइसेस जो मसालेदार चीज़ें होती है। अवॉइड ड्रिंकिंग कॉफ़ी वगैरह ना पिए। उसके बाद ईट स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ऑफन रादर देन सेवरल लार्ज मील्स। उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाए, ना कि इतना ज़्यादा पेट भर के खाए। से एवरी 2 to 3 आवर्स, थोड़ा थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे के बाद खाए। डोंट स्टॉप ईटिंग, ईटिंग को स्टॉप ना करें, 2 या 3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इन बिटवीन मील्स टू अवॉइड स्टमक फुलनेस। इसमें क्या करें कि औरत को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीना चाहिए, किस टाइम पानी वगैरह पिए जब वो खाना खा रही है, ताकि स्टमक ज़्यादा खाने से फुल ना हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं हम हार्ट बर्न। दिस इज़ वेरी कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये अक्सर प्रेगनेंसी में हो जाता है। द रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन ऑन द इसोफेजल स्पंचर रिजल्ट इन रिफ्लक्स ऑफ एसिडिक फ्लूइड टू द इसोफेगस काजिंग इरिटेशन एंड हार्ट बर्न। जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हमारा जो है प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। मसल रिलैक्सेशन की वजह से जो इसोफेजल स्पंचर है स्टमक और इसोफेजल के बीच में, तो वो जब रिलैक्स होगा तो जो एसिडिक फ्लूइड या वाटर वगैरह पड़ा हुआ है तो वो इसोफेगस में चला जाएगा, और इसकी वजह से इरिटेशन होती है और हार्ट बर्न होता है। मैनेजमेंट में हम ईट स्मॉल उसको कहेंगे कि थोड़ा खाए, लो फैट मील, फ्रीक्वेंटली फैट कम फैट वाली रोटी खाए, मतलब बार बार खाए, उसको अच्छी तरह चबाए, स्लोली खाए। अवॉइड स्पाइसी फूड, मसालेदार चीज़ों से अवॉइड करें। अवॉइड लेइंग डाउन, ज़्यादा नींद वगैरह ना करें, एक जगह पे सोइंग ना रहे, बेंड ना करे। स्टूपिंग आफ्टर ईटिंग, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, अगर वो बेड पे पड़ी हुई है तो उसका हेड जो है आपको एलिवेट कर देना चाहिए बेड का। वियर लूज फिटिंग क्लॉथ, वैसे कपड़े पहने जो फिटिंग में ना हो, लूज हो। डू नॉट टेक एनी एंटासिड्स विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, डॉक्टर जब तक नहीं कहता आपको ऐसी एंटासिड वगैरह नहीं खानी, उससे रब्ता करें फिर आपको एंटासिड खानी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्स्टिपेशन। द इफेक्ट 10 to 40% फॉर वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, अक्सर जो है ये 10 से 40% वुमेन्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन लोअर इंटेस्टाइनल मसल टोन एंड मूवमेंट ऑफ कोलन, जो कोलन है इंटेस्टाइन है उसका जो मसल है उसकी टोन को, उसकी मूवमेंट को कम कर देता है प्रोजेस्टेरोन। देयर इज आल्सो एडिक्टिव इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रिजर्वेशन ऑफ वाटर फ्रॉम बाउल म्यूकोसा, जो बाउल पड़ा होता है इंटेस्टाइन में उसमें जो पानी होता है उसकी रिएब्जॉर्प्शन भी ये बहुत ज़्यादा करवाता है, और बाउल हम कहते हैं स्टूल को, उसमें से वाटर की रिएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 12 कप्स ऑफ फ्लूइड एवरी डे इन फॉर्म ऑफ वाटर, मिल्क, जूस और सूप। उसके बाद क्या करना चाहिए कि उसको मैनेजमेंट में हम यही एडवाइस देंगे कि आपको 8 से 12 कप्स वगैरह पानी के पीने चाहिए। उसमें आप पानी भी पी सकती हैं, जूस भी हो, दूध भी हो, सूप भी हो, और पानी गर्म होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि वो आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और डाइट ऐसी हो कि उसमें हाई फाइबर डाइट हो, होल ग्रेन्स हो, ब्रेड्स हो, सीरियल्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, लेग्यूम्स वगैरह हो, दालें हो, स्प्लिट पीज और लेंटिल्स। उसका मेंटेन एन एक्टिव लाइफ स्टाइल, उसमें लाइफ स्टाइल उसका एक्टिव होना चाहिए। एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर उसको करनी चाहिए, स्विमिंग हो गई, एक्सरसाइज, वॉकिंग हो गया, ये एक फीमेल को लाजमन करनी चाहिए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, दिस इज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इन किडनी बाय 50% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन ऑन स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो 50% ज़्यादा बढ़ जाता है किडनीज की तरफ, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है। और एक तो आपको प्रोजेस्टेरोन का ये भी बताया था कि वो मसल की रिलैक्सेशन करवाता है, और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, और यूरेटस की साइज भी बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आता है। You should never restrict fluid intake because they might increase the chance of urinary tract infection. आपने कभी भी उसको ये नहीं कहना कि आप पानी का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये उसको यूटीआई करवा सकता है। इन केस यू हैव अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यू शुड टेक अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, जैसा आपको डॉक्टर कह रहा है। अगर किसी को यूटीआई है तो फिर उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह खानी चाहिए। बैक एच, बैक साइड में पेन, प्रेगनेंसी स्ट्रेंस योर बैक एंड पोस्चर, प्रेगनेंसी में अगर खड़ी हो एक वुमेन तो उसमें बैक में, पोस्चर में मसला हो सकता है। टू अवॉइड
reduce breakage. To avoid a reduced breakage, avoid lifting heavy weights, wearing high heel shoes or standing for too long. अगर बैकेज से किसी फीमेल को बचाना है तो उसको हैवी वेट वगैरह नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद शूज़ जो हील्स होती हैं वो भी ना पहने और ज़्यादा टाइम तक खड़ी भी ना हो। मैनेजमेंट में सपोर्ट योर बैक विथ कशन, पिलो वगैरह से उसको क्या करना चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए। नीलिंग ऑफ ऑल फोर्स एंड रॉकिंग फ्रॉम साइड टू साइड। स्लीप ऑन योर साइड विद अ पिलो बिटवीन योर लेग्स के बीच में एक पिलो रख के उस पर आपको साइड पे सो जाना चाहिए। सिट विथ योर बैक स्ट्रेट एंड वेल सपोर्टेड। आपको सीधा सोना चाहिए बैक पे सपोर्ट देके और सपोर्ट वेल सपोर्टेड हो। हॉट यूज हॉट और कोल्ड पैक ऑन दी सोर पार्ट ऑफ योर बैक। जहाँ पे बैक साइड पे अगर आपको किसी भी जगह कोई जख्म है तो वहाँ पे आपको हॉट या कोल्ड पैक वगैरह यूज़ करने चाहिए। अब आ जाते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, डेथ रेट। माँ का डेथ रेट मतलब ज़्यादा माँ क्यों मर रही हैं। तो व्हेन अ वुमन डाइज फ्रॉम एनीथिंग, कोई भी मदर जो है किसी भी वजह से मर रही है, हैविंग टू डू विथ प्रेगनेंसी, मतलब कि वो कोई भी वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी वजह से मर रही है तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी में आ जाता है। इट इज़ कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी और मैटरनल डेथ। मैटरनल मोर्टेलिटी या मैटरनल डेथ सेम बात है। मैटरनल डेथ कैन हैपन व्हाइल अ वुमन इज प्रेग्नेंट। ये तभी होती है जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो, ड्यूरिंग लेबर या लेबर के दौरान कोई औरत मर गई, डिलीवरी में अगर कोई किसी की डिलीवरी चल रही है उस दौरान मर गई, या जैसे हमने पोस्ट नेटल पीरियड पढ़ा था, जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 42 दिन तक या 6 हफ्तों तक, उस पीरियड में अगर कोई फीमेल मर गई हैं, या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जब एबॉर्शन वगैरह करवा रहे हैं। तो एमएमआर हम पढ़ेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में। मतलब कि आईडी काजेज मतलब इनडायरेक्ट काजेज में 17% और फीमेल जो है माँ की डेथ हो जाती है। एबॉर्शन के जब एबॉर्शन होता है तो उसमें 16% जो रेशो है वो मदर्स की डेथ हुई है सेप्सिस कोई इन्फेक्शन की वजह से। एक्लेम्शिया जब फैक्ट्स या फीवर वगैरह बढ़ जाता है उसकी वजह से 15% औरतों की डेथ हो गई है। पीपीएच पोस्ट पार्टम हेमरेज में 36% मतलब जो मदर्स है उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद काजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, उसके काजेज क्या थे तो हम उसको आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पोस्टपार्टम हेमरेज, डायरेक्ट काजेज और इनडायरेक्ट काजेज, ये इनमें थोड़ा फर्क है। पोस्टपार्टम हेमरेज हमारा डायरेक्ट काज है। पोस्टपार्टम हेमरेज इज एक्सेसिव ब्लीडिंग। पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है एंड लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद बहुत सारा ब्लड, जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है उसके बाद ब्लड लॉस हो जाते हैं। पीपीएच इज ऑफन डिफाइंड एज द लॉस ऑफ मोर देन 5 ml और 100,000 ml ऑफ ब्लड विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ हो उसके बाद 24 घंटों में अगर 500 या 1000 उससे ज़्यादा फीमेल का ml 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम पीपीएच में काउंट करेंगे। स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन स्टॉप द ब्लीडिंग। कोई स्किलफुली हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा जो उसको ब्लीडिंग को रोक पाएगा। बट इफ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर विथ द प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल इज नॉट अवेलेबल, लेकिन अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको नॉलेज बहुत है लेकिन स्किल नहीं है तो अ मदर कैन डाई फ्रॉम लूजिंग टू मच ब्लड। तो माँ की डेथ हो सकती है क्योंकि उसका ब्लड तो वो रोक नहीं पाएगा, नॉलेज तो है लेकिन स्किल नहीं है। पीपीएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 36% ऑफ ऑल मैटरनल डेथ। जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसकी वजह से अभी तक जो है जो परसेंटेज है 36% मदर्स की डेथ हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया इज द ऑनसेट ऑफ सीजर्स इन अ वुमन विद प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया के दौरान जब किसी औरत को या मदर को सीजर्स पड़ना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम एक्लेम्शिया कहते हैं। विद गुड मेडिकल केयर डॉक्टर्स कैन ट्रीट एंड मॉनिटर प्री एक्लेम्शिया। कोई अच्छा सा हेल्थ का मेडिकल केयर होगा या फिर कोई डॉक्टर ही है जो उसको ट्रीट कर सकता है और प्री एक्लेम्शिया को मॉनिटर कर सकता है। बट विदाउट केयर के बिना इट कैन बिकम डेंजरस एंड लीड टू डेथ। अगर केयर ना किया जाए तो वो डेंजरस हो जाएगी और डेथ करवा सकती है। एक्लेम्शिया रेस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड टू डेथ। एक्लेम्शिया में जो अभी तक रेशो देखा गया है 15% जो मदर्स हैं वो प्रेगनेंसी में इसकी वजह से डेथ हो जाती है एक्लेम्शिया की वजह से। अब आ जाते हैं इन्फेक्शन पे। वुमेन कैन गेट एन इन्फेक्शन फ्रॉम अनसेफ एबॉर्शन एंड अनसैनिटरी डिलीवरी और वेरी लॉन्ग लेबर। या औरतें 3 वजह से मर रही हैं। इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है, या तो एबॉर्शन किसी माँ का हो रहा है, किसी लेडी का हो रहा है तो वो सेफ नहीं हो रहा, या तो डिलीवरी सही तरीके से नहीं हो रही, या फिर डिलीवर होने में बहुत टाइम लग गया। अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन ऑन पर्सनल हाइजीन। उसको क्या है कि उसको अंडरस्टैंड नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पर्सनल हाइजीन कैसे की जाए।
And how to care for the body after childbirth can also put a mom at risk for infection. और जब जाहिर सी बात है बच्चा पैदा होगा तो उसकी माँ जो है उसको रिस्क होंगे इन्फेक्शन के, क्योंकि बच्चे के साथ जो है ब्लीडिंग भी हो रही है। जाहिर सी बात है ब्लीडिंग के चांसेस, जो ब्लीड है वो बाहर आएगी और उसके साथ तो उसको चांसेस ज़्यादा होंगे इन्फेक्शन के। तो हमें उसको प्रॉपर हाइजीनिक करना चाहिए। अबाउट 16% ऑफ मैटरनल डेथ आर रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन। जो हमारे जो चार्ट में दिखाया गया था 16% जो माएँ हैं वो इसी इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन क्या होता है? अनसेफ एबॉर्शन इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग वुमेन हु हैव एन अनइंटेंड प्रेगनेंसी। क्या होता है कि कोई माँ है वो प्रेग्नेंट हो गई लेकिन वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती थी, तो वो क्या करवाएगी? एबॉर्शन करवाएगी। एबॉर्शन में क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 36% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी डेथ अकर द होल इन द वर्ल्ड आर टर्मिनेटेड बाय इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इसमें देखा गया है कि 26% जो प्रेगनेंसीज थी ना उनका एबॉर्शन किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। जब यह दिखाया गया कि एबॉर्शन के थ्रू उसको किया गया है, कम किया गया है, मतलब एबॉर्शन करवाती है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ दी मैटरनल डेथ। और इसमें भी यही देखा गया है कि 16% जो वुमेन्स हैं वो एबॉर्शन के टाइम डेथ हो जाती है उनकी। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट काजेज। जो पीछे हमने पढ़े सारे डायरेक्ट काजेज थे, इनडायरेक्ट काजेज में इनडायरेक्ट काज ऑफ डेथ इज प्रेग्नेंट वुमेन इज from a condition that is not directly related to the pregnancy but develops or get worse during pregnancy। इसमें क्या होता है कि जो मदर है या कोई लेडी है, वही मदर है मतलब, तो वो उसको प्रेगनेंसी के टाइम कोई मतलब कंडीशन ऐसी, मतलब कि उसको कोई ऐसी कंडीशन थी, पहले कोई ऐसी बीमारी थी जो नॉर्मल थी, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो फिर वो वर्स हो गई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, वो खराब हो गई। प्रेगनेंसी कैन अफेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम सच एज HIV एंड हार्ट डिजीज। प्रेगनेंसी अफेक्ट किस पे कर रही है? HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो गया, उसके बाद हार्ट डिजीज, ये जो है प्रेगनेंसी से अगर खराब हो सकती है। कंडीशन सच एज डायबिटीज एनीमिया कैन डेवलप और गेट वर्स। अगर किसी वुमेन को डायबिटीज़ है या एनीमिया है तो वो भी वर्स हो सकती है, ख़राब हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। दीज इश्यूज अकाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ मैटरनल डेथ। और ये भी देखा गया है कि इसका 17% जो रेशो है ये मैटरनल डेथ इसी वजह से होती है। उसके बाद आ जाते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज वन इन विच द मदर और द फीटस हैज significantly increased chance of death or disability। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम उसे कहते हैं जिसमें माँ और बच्चे की या तो डेथ के चांसेस बढ़ जाएं या तो डिसेबिलिटी मतलब माजूर हो जाए। इन वन इन विच द लाइफ ऑफ द हेल्थ ऑफ द मदर और द इन्फेंट आर jeopardized by a disorder coincidental with or unique to the pregnancy। इसमें क्या होता है कि या तो माँ और बच्चा उसकी वो किसी मुश्किल में पड़ गए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ गए, वो किस वजह से? या तो कोइंसिडेंशियल डिसऑर्डर की वजह से या फिर प्रेगनेंसी की वजह से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ HRPS, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए? हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली इफ द वुमेन हैज एक्सेस टू प्रीनेटल केयर। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम उसी औरत की प्रीनेटल जो केयर थी, मतलब प्रेगनेंसी से पहले जो केयर थी, वो अगर मालूम कर ले। पावर्टी, लिमिटिंग एक्सेस टू द हेल्थ केयर सिस्टम एंड लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल कवरेज टू दोज अनेबल टू पे फॉर these services are powerful factors that prevent access to prenatal care। पावर्टी लिमिटिंग मतलब क्या होता है? गुर्बत। इसकी वजह से क्या होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम की या तो कमी हो या लैक ऑफ एबिलिटीज ऑफ सोसाइटी में इतनी ताकत ना हो कि वो कोई सिस्टम ले सके। एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल कवरेज टू दोज अनेबल टू पे फॉर दीज सर्विसेज। या तो फिर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करे जो कि वो सर्विसेज पे नहीं कर पा रहे, वो उसकी कवरेज में जो है उनके वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसको गवर्नमेंट देनी चाहिए, गवर्नमेंट को सर्विसेज देनी चाहिए ताकि इन्फेक्टर से बचा जाए। प्रीनेटल केयर से उसमें अच्छी देनी चाहिए उसको केयर, ताकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचा जाए। वंस द वुमेन इज असेस टू प्रीनेटल केयर, अगर एक औरत है उसकी प्रीनेटल केयर हम असेस कर पा रहे हैं, द सेकंड लिमिटिंग फैक्टर प्रिवेंटिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एट रिस्क इज द क्वालिटी ऑफ प्रीनेटल केयर इटसेल्फ, because in many cases the services provided are the marginal quality and high risk patients are not identified।
उसके बाद आ जाता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी आर a small segment of obstructional population that produce the majority of maternal and infant mortality and morbidity. हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक छोटा सा हिस्सा लेता है हमारी पॉपुलेशन को रोकने का, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारी माएँ और बच्चे उनकी या तो डेथ हो जाती है या तो इलनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। The denomination includes women with chronic hypertension, pre-gestational diabetes, anemia, chronic lung disease, RH, alloimmunization, cardiac or renal disease, women at the risk of congenital abnormalities, and the offspring and other condition that play the pregnancy. ये देखा गया है कि जो औरतें हैं उनको हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन है या प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है, एनीमिया थी, लंग्स की कोई क्रोनिक डिजीज़ थी और इम्यून सिस्टम की कोई डिजीज़ थी, कार्डिक या रीनल हार्ट की या फिर किडनीज की कोई डिजीज़ थी, तो वो उनके बच्चों में जो है कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ ज़्यादा रिस्क पर होती है। और दूसरी कंडीशन यही दैट टेक प्लेस द प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान वो हिस्सा लेती हैं, उनमें एबनॉर्मलिटीज़ ज़्यादा। WHO guideline, WHO guideline ने minimum of 8 contacts are recommended to reduce perinatal mortality and improve women's experience of care. इसमें कम से कम 8 डॉक्टर्स या हेल्थ केयर से कांटेक्ट होना चाहिए ताकि हम डेथ रेट जो है फीमेल का उसको हम कम कर सकें और वुमेन की जो हेल्थ है उसको अच्छा से अच्छा, उसकी अच्छी से अच्छी हेल्थ और उसको हम केयर दे सकें। काउंसलिंग अबाउट हेल्दी ईटिंग एंड कीपिंग फिजिकल एडवाइस एक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको हम काउंसलिंग करें और उसको ये बताएं कि आप अच्छा खाएं और फिजिकल एक्टिव रहें प्रेगनेंसी के दौरान। डेली oral iron and folic acid supplementation with 30 mg to 60 mg of elemental iron and 40 या 0.4 mg folic acid प्रेग्नेंट वुमेन को देनी चाहिए। इसमें और वुमेन टू प्रिवेंट मैटरनल एनीमिया से औरत को बचाना चाहिए, प्यूरिबल सेप्सिस इन्फेक्शन से बचाना चाहिए, लो बर्थ वेट से बचाना चाहिए और प्री टर्म बर्थ, टाइम से पहले बर्थ ना हो, उससे भी हमें बचाना चाहिए। टेटनस टॉक्साइड वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, रिकमेंडेड फॉर ऑल प्रेग्नेंट, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन से सबको लगानी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस टेटनस वैक्सीनेशन एक्सपोजर टू प्रिवेंट न्यूनेटल मोर्टेलिटी फ्रॉम टेटनस, और पीछे जो हम टेटनस की वैक्सीनेशन करवा रहे थे उस पर डिपेंड होता है उसका एक्सपोजर अच्छा हो, क्योंकि हम न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो डेथ रेट है उससे बचा सके टेटनस की वजह से जो हो जाए। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे स्कैन बिफोर 24 वीक्स गेस्टेशन, 24 हफ्तों के बाद हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अर्ली अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू एस्टिमेट गेस्टेशनल एज, हमें ताकि उसकी एज पता हो, एज पता कर सकें कि उसको कितना टाइम हुआ है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। इम्प्रूव डिटेक्शन ऑफ फीटल एंड मीन्स, वहाँ पे हमें बच्चे की जो एबनॉर्मलिटीज है वो भी दिखाई देंगी। मल्टीपल प्रेगनेंसीज है वो भी हम पता लगा लेंगे कि एक है या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं। रिड्यूस इंडक्शन ऑफ लेबर फॉर पोस्टम प्रेगनेंसी, और इसमें क्या होता है कि पोस्टम प्रेगनेंसी से भी हम बच सकते हैं, उसकी चांसेस कम हो सकते हैं, हमें पता चल जाएगा। एंड इम्प्रूव वुमेन्स प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस, और इससे क्या होगा कि वुमेन का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा और वो सही तरीके से बच्चे को जन्म दे पाएगी। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स शुड आस्क ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट देयर यूज ऑफ अल्कोहल, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनको चाहिए कि वो उनसे पूछें कि क्या आप अल्कोहल तो यूज़ नहीं करती यार, कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं वो तो यूज़ नहीं कर रही, या तो पास्ट में किए हैं या प्रेजेंट में अभी कर रही हैं, ये पूछना चाहिए। एज अर्लियर एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी शुरू हुई है उसमें आपको पूछ लेना चाहिए। एंड एट एवरी एंटीनेटल विजिट, और एंटीनेटल विजिट उसको लाजमन करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान उसको एक डॉक्टर को विजिट हर हर रोज़ करना चाहिए, हर हफ्ते या हर वीक विजिट करना चाहिए। थैंक यू। ये हमारा रेफरेंस था। थैंक यू सो मच।